आइए बच्चों, आज हम लोग विचार करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसके बनने का आधुनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो लिविस कॉन्सेप्ट आया, उस लिविस कॉन्सेप्ट में कमियों के कारण उससे बंधन की ऊर्जा, उसमें बनने वाले यौगिक का आकार, इन बंधन का कोण, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इस आधुनिक कॉन्सेप्ट का सूत्रपात हुआ। ये आधुनिक कॉन्सेप्ट में 3 प्रमुख बातें हम लोगों को जाननी है, जिसमें पहली बात है बीबीटी। इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी। और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संकरण। और तीसरा है एमओटी, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये आणविक कक्षक सिद्धांत है, ये संयोजी बंध सिद्धांत है और ये संकरण है। इन 3 बातों की चर्चा हम लोग इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं, जिसमें पहली बात है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी देने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हिटलर एंड लंडन। इन्होंने सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में को थोड़ा विस्तार दिया। उनका नाम था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो बच्चों, हम लोग इन के सिद्धांत की बात करेंगे। पहले हम लोग हिटलर और लंदन के सिद्धांत की बात करेंगे, फिर पॉलिंग और स्लेटर के उसमें जो करेक्शन है और उसका जो विस्तार है उसकी बात करेंगे। हिटलर और लंदन ने जो वैलेंस बॉन्ड थियरी दी, उस सिद्धांत की पहली बात है कि परमाणु कक्षक के अतिव्यापन से बंधन का निर्माण होता है। परमाणु कक्षक जानते हैं? परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक का अतिव्यापन हुआ, इनके अतिव्यापन से निर्माण होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो परमाणु कक्षक अर्धपूर्ण हो या अपूर्ण हो, तो फिर निर्माण होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग वाले प्लेस में होगा और इस तरह बंधन का निर्माण होगा। दूसरी बात, बंधन के निर्माण के लिए कक्षकों के सही दिशा का होना भी आवश्यक है और इलेक्ट्रॉन के सही दिशा का होना भी आवश्यक है। आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते, विपरीत दिशा में नहीं होते, दोनों एक जैसे दिशा में होते, तो यहाँ अतिव्यापन के बाद ये साथ साथ रह सकते थे क्या? तो हम लोग ये बात जानेंगे कि इसके लिए सही दिशा का होना बहुत आवश्यक है। सही दिशा का अर्थ है कि अतिव्यापन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। उसके बाद जो होगा अतिव्यापन, तो अतिव्यापन के बाद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन साथ साथ रहेंगे और पेयर्ड हो जाएंगे, उनके चक्रण की दिशा ऐसी हो जाएगी। ये तमाम सारी बातें आप देख सकते। तीसरी बात कि अतिव्यापन जो होगा वो ये परमाणु का कक्षक है, यहाँ कोई परमाणु है, ये भी परमाणु का कक्षक है,
यहाँ कोई परमाणु है, तो ये परमाणु का न्यूक्लियस, जो परमाणु है, इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और कैसे घूमेंगे? तो विपरीत दिशा में मूव करेंगे और इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण से आकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके कारण बंधन की ऊर्जा मुक्त होती है। बंधन ऊर्जा क्यों मुक्त होती है उसका कारण भी यहाँ स्पष्ट हो गया। तीसरी बात, चौथी बात कि बंधन में ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा बंधन की दूरी उतनी घटेगी, बंधन की दूरी उतनी घटेगी। और बंधन की दूरी जितनी घटेगी बंधन उतना मजबूत होगा, बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। जो बंधन स्थायी होगा उसकी बंधन ऊर्जा कम होगी। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बंधन स्थायी होगा उसकी बंधन ऊर्जा कम होगी और उसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी। यानी उससे बनने वाले, जब वो बंधन बनेगा तो बंधन के बनने से मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान अधिक होगा और जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी उतना बंधन मजबूत होगा और स्थायी होगा। इसके बाद हम लोग अगली बात जानेंगे कि यदि, पांचवी बात, ई मिटा दें इसको, ई, इसको देखें कि ये कार्बन है और इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2p2, इस तरह की इसकी व्यवस्था है। यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या हुआ कि इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट यह ऊर्जा पा करके और इसका जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 वाला बाह्यतम कोश का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ चला जाएगा और जब चला जाएगा तो ये भी 2s1, 2p3, ये भी अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला हो गया और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला हो गया तो ओवरलैपिंग में भाग लेगा और बंधन का निर्माण करेगा। तो हम लोगों ने जो इस सिद्धांत की मुख्य बातें थी उन बातों को हम लोगों ने जाना। इस सिद्धांत में पॉलिंग और स्लेटर ने क्या किया? तो पॉलिंग और स्लेटर ने बताया कि इस सिद्धांत में, पॉलिंग और स्लेटर बता रहे थे कि इस सिद्धांत में जो कठिनाई है उस कठिनाई को हम लोग आगे जानने वाले हैं। कि पॉलिंग और स्लेटर जो हैं उन्होंने क्या किया? तो पॉलिंग और स्लेटर ने अतिव्यापन को नियंत्रित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको प्रकाशित किया और फैक्टर्स ऑफ पॉलिंग एंड स्लेटर, इन्होंने क्या क्या बातें बताई? तो इन्होंने पहली बात बताई कि जो परमाणु कक्षक का जो नेचर है वो अतिव्यापन के लिए उत्तरदायी होता है। परमाणु कक्षक का नेचर अतिव्यापन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी संदर्भ में इन्होंने अपनी बातें बताई और पहली बात बताई कि
जो परमाणु कक्षक न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसका उतना प्रभावी अतिव्यापन होगा। जैसे यदि कोई पहले कोष में है तो पहले कोष का पहले कोष के साथ होगा तो इसका अतिव्यापन प्रभावी होगा, पहले का दूसरे के साथ होगा तो फिर अतिव्यापन कम प्रभावी होगा। इसलिए कि एक तो पहला है लेकिन दूसरा दूसरा है, और दूसरे का दूसरे के साथ होगा तो उससे कम होगा, और दूसरे का तीसरे के साथ होगा तो उससे कम होगा। सो सिंपल। यानी ये दोनों कोष, ये पहला कोष है तो न्यूक्लियस के नज़दीक है, और ये भी पहला कोष है तो ये भी न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग होगा वो प्रभावी ओवरलैपिंग होगा। अगली बात उन्होंने दूसरी बात बताई, ये बात भी उन्होंने इसी कारण बताई। इनमें इस बात में उन्होंने कहा कि वैसे परमाणु के कक्षक, जो परमाणु कक्षक जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अगर वो समान दिशा रखने वाले सदिश हों तो अदिशों के तुलना में प्रभावी अतिव्यापन देंगे। जैसे NP NP, NP NS और NS NS। इसलिए कि S जो होता है अदिश होता है, गोल है ना इसकी आकृति, हम लोग जानते हैं S की आकृति गोल होती है तो ये अदिश होता है, और P सदिश होता है, ये एक P है और ये दूसरा भी P है तो दोनों सदिश हैं। यहाँ एक सदिश है, एक सदिश है, दूसरा अदिश है, तो ये सदिश ये सदिश, ये सदिश ये अदिश, ये अदिश ये अदिश। तो सदिशों का अगर ओवरलैपिंग हो तो वो ओवरलैपिंग प्रभावी होगा। किसके तुलना में? अदिशों के तुलना में। ओवरलैपिंग के आधार पर इन्होंने बंधन को दो भागों में बांट दिया, और वो थे, बंधन को दो भागों में बांटा, और वो बंधन कौन कौन से हैं इसकी बात हम लोग करेंगे। दो भागों में बांटा, पहला भाग है उसका, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक बंधन है, इसको हम लोग कहते हैं पहला बंधन, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और दूसरे को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। तो पहला बंधन सिग्मा बंधन है और दूसरा बंधन पाई बंधन है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग को, ऐसा ओवरलैपिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कहते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग को। ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड, ये काल्पनिक बंधन है, इसमें ओवरलैपिंग का प्लेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं है। लेकिन और सिग्मा बॉन्ड जो है वो अकेले स्वतंत्र बनता है, लेकिन पाई बंधन बिना सिग्मा के नहीं बनता। पहले एक बंधन बनेगा वो सिग्मा होगा, तब दूसरा पाई बनेगा। आप ये चाहें कि केवल पाई बंधन बन जाए तो ये असंभव है। सिग्मा बंधन जो है वो आकृति के निर्धारण में भाग लेता है, पाई बंधन यौगिक की आकृति निर्धारण में भाग नहीं लेता। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक SS, दूसरा SP और तीसरा PP। जबकि पाई बॉन्ड केवल ओनली PP टाइप होता है, यानी पाई बंधन केवल P और P में बन सकता है, सिग्मा बंधन SP में बन सकता है। देखिए ये PP है, देख रहे हैं ना, ये देखिए SP है, देख रहे हैं ना, ये भी PP है। तो PP SS में बन सकता है, ये देखिए SS है, ये SS है, ये SP है, ये PP है। तो सिग्मा बंधन क्या है और पाई बंधन किसे कहते हैं हम लोगों ने ये भी जान लिया। तो हम लोगों ने देखा कि ये फैक्टर बंधन
को निर्धारित करने के लिए और ओवरलैपिंग कितना होगा, कैसा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए ये फैक्टर उसमें जोड़ दिए पॉलिंग और स्लेटर ने। तो हम लोग देख रहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। दूसरी बात, अगर हम लोगों को कोई पूछे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है तो हम लोग उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात, इसके बाद आई संकरण, हाइब्रिडाइजेशन की बात। इसके बाद हम लोग करेंगे, ये दूसरी बात है, हाइब्रिडाइजेशन। आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप उसको बड़े ही सरल शब्दों में यह बता सकते हैं कि संकरण वह घटना है, वह प्रक्रिया है जिसमें समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के समान अथवा भिन्न आकार के परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करते हैं तथा ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा तथा समान आकृति के संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या उतनी ही होती है जितने भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक होते हैं। संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन वह घटना है जिसमें परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं। परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा के हों या लगभग समान ऊर्जा के हों, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और जब वो भाग लेते हैं तो जितने संख्या में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में वो संकरित कक्षक बनाते हैं। जो कक्षक निर्मित होते हैं उसको संकरित कक्षक कहते हैं। अब संकरण की अगर हम लोग बात करें कि संकरण की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन की पहली विशेषता नंबर 1 कि इसमें जो कक्षक भाग लेते हैं उनकी ऊर्जा समान या लगभग समान होती है। दूसरी विशेषता कि ये उतने ही संख्या में, जितने संख्या में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं। तीसरी विशेषता कि केवल सिग्मा बॉन्ड जिसमें बनता है, ये अंदर की बात है जिसको आप वहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में भी बता सकते हैं। सिग्मा बंधन जो बनाते हैं वही कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं और केवल उन्हीं की बात होती है। इसमें कॉस थीटा जो होता है वो -1/m के बराबर होता है, जहाँ m जो है वो संकरित कक्षकों की ज्यामिति को निर्धारित करने के लिए ये बात कही जाती है। m जो है वो संकरण में भाग लेने वाले p कक्षकों की संख्या है। यानी फिर से हम लोग जाने क्या कि cos थीटा बराबर -1/m, cos थीटा बराबर -1/m, where m is equal to number of p orbital participating in हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, संकरण होता है और दो कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनका ओवरलैपिंग से नया कक्षक बनता है, तो उसमें एस कैरेक्टर बढ़ता है और एस कैरेक्टर जितना अधिक बढ़ता है वो बंधन उतना मजबूत होता है, उसकी बंधन की ऊर्जा उतनी, बॉन्ड एनर्जी बंधन के बनने से मुक्त हुई ऊर्जा का मान उतनी अधिक होती है और तब वो बंधन उतना अधिक स्थायी होता है, मोर एंड मोर स्टेबल हो जाता है। तो हम लोगों ने संकरण के बारे में ये तमाम सारी बातें जानी कि संकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं और बंधन का कोण संकरण के आधार पर हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग जानेंगे कि संकरण के प्रकार कैसे होते हैं। आइए हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन संकरण के प्रकार के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1 एसपी हाइब्रिडाइजेशन
sp हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ है कि इसमें एक s और एक p कक्षक भाग लेते हैं। जैसे ये कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है, और संकरण प्रत्येक परमाणु का होता है महोदय, ये बात आप जानेंगे। ये कार्बन है, अब ये कार्बन में ये बंधन तो 2 पाई है, 2 पाई है, 1 सिग्मा है, और ये दोनों बंधन पाई है। आप विचार करें कि ये कार्बन होगा, क्यों ऐसा कार्बन होगा, यही कार्बन है ना, 6 1s2 2s2 2p2, हमने इसको एक्साइटेड स्टेट में बनाया था 1s2 2s1 2p3, ऐसा याद है ना आपको, 2s1 2p3, ये आउटर सेल है। तो p का आकार कैसा होता है, ये p3 है, 1 2 3, ये s है, तो sp3। अब इससे दूसरा, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके बीच में बंधन बन गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, तो इनके पास 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसे होते हैं, हाइड्रोजन इसी तरह का होगा ना, हाइड्रोजन 1s1, s का आकार होगा गोल, और s का आकार होगा गोल, और p का आकार होगा, ये p है, ये s है। तो ये गोल वाले के साथ जाएगा, ठीक है। और तब अब ये 2 बंधन जो होंगे ना, ये वाले, ये दोनों पाई होंगे, ये भी पाई और ये भी पाई, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके हुए। अब इसमें जहाँ जहाँ यही रेखा है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की परिभाषा हम लोगों ने दी थी कि अतिव्यापन जो कक्षक करते हैं ना, जिन कक्षकों का आपस में ओवरलैपिंग से बंधन बनता है, उनको पृथक करने वाली रेखा के बीच में बना हुआ कोण, तो यही है। इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री का, और इनका शेप है लीनियर शेप, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा कि sp संकरण क्या है, जिसमें एक s और एक p। अब इस कार्बन का एक s और एक p केवल भाग ले रहा है, यानी सिग्मा बंधन 2 ही बन रहे हैं, शेष ये दोनों पाई है। तो कार्बन एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर बना रहा है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही संकरण में गिना जाएगा। तो 2 सिग्मा है, तो एक s सिग्मा बना रहा है, एक p सिग्मा बना रहा है, तो इसको sp संकरण कहेंगे। वैसे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं बच्चों, उनमें संकरण ज्ञात करना बहुत आसान होता है। क्यों? तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों को ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे, एक डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसा है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इसमें जितना सिग्मा बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, और शेष दोनों बॉन्ड पाई है, ये सिग्मा है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसके 3 बॉन्ड सिग्मा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 - 1 = 2, तो जो माइनस करते हैं 1, इसको लिखते हैं s, और जो बचता है उसको लिखते हैं दैट इज sp2। इस कार्बन के बारे में कहें तो ये भी sp2, इसके बारे में कहें तो ये sp3। क्यों? इसके पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 माइनस ऐसे ही होगा ना, 4 - 1 = 3, तो 1 को लिखेंगे s और 3 को लिखेंगे p, sp3। और ये है अभी देखा, तो ये भी कार्बन sp है, ये भी sp है। इसमें केवल 2 ही सिग्मा है, एक इधर एक इधर, इसमें भी एक इधर 2 सिग्मा है।
तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना, इसमें 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp, sp2, sp3। तो एल्केन का कार्बन जिसके चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो sp3 होता है। एल्कीन का कार्बन जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो sp2 होता है। और एल्काइन का कार्बन जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp संकरित होता है। और जो sp संकरित होता है वो लीनियर होता है, जो sp2 संकरित होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है, और जो sp3 संकरित होता है वो चतुष्फलकीय होता है। हम लोग इसको देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s और 2 p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। आप ये कार्बन को देख रहे हैं, ये कार्बन है sp3। अब समझ गए ना आप, ये कार्बन है sp3, 2 कार्बन आपस में जुड़ गए, ये कार्बन एक है और ये कार्बन दूसरा है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे वाले यौगिक की जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अब ये इससे और ये इससे जुड़ेगा, तो ये भी पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड सिग्मा हो गया। देख रहे हैं ना क्या होगा? फिर एक हाइड्रोजन आएगा, यहां ये जुड़ गया, पहला हाइड्रोजन यहीं जुड़ेगा इसलिए कि ये S है, ये S है। लेकिन दूसरा हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो हम लोग इसको हटाएंगे फिर एक को, और जो जिसकी दिशा एक सी है उसके बीच में ये एक पाई बना देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन सब में था, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया। अब 2 हाइड्रोजन हो गए, एक या। अब इसको ध्यान से देखें कि जहां जहां ये देख रहे हैं ना आकृति कैसी हो गई, ऐसी। कार्बन कहाँ है? कहीं भी कार्बन हो। तो 3D के कारण ये गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि 2D है ये बोर्ड और 3D है ये स्ट्रक्चर। तो ये जो कोण होता है बॉन्ड एंगल वो होता है 120 डिग्री का, और जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर। ऐसे ये दूसरा है sp2 संकरण। तीसरा है sp3 संकरण, यहाँ sp3 लिख लेंगे, तीसरा हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, 3-3। अब हम लोग देखें कैसा होगा, फिर मिटा दें इसको। देखिए ये कार्बन है, 1 2 3 sp3, ये कार्बन है sp3, ये संकरण हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन तो S के साथ ही ओवरलैप करेगा, नेचर मिलता है ना, देख रहे हैं। अब इसको देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आकृति कैसी हो गई? ऐसी। कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल हो गया
109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये sp3 हो गया। ऐसे हम लोग sp3d कर सकते हैं। sp3d चौथा देख रहे हैं। PCl5 है, मिटाएं इसको। ये है PCl5, ये फास्फोरस है और इससे 1 2 3 4 5 PCl5 है। PCl5 में यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। इसकी आकृति जो होती है ना, ऐसी होती है। 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, इसके केंद्र पे होता है फास्फोरस और एक पिरामिड होता है ऐसा। 1 Cl ऊपर से, 1 Cl नीचे से। इसका शेप होता है ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल शेप होता है। क्यों होता है? तो ये फास्फोरस है 15, 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2, 3p3, 3 2 5, 2 8 5। ये इनएक्साइटेड स्टेट। हम लोगों ने चूंकि पीछे भी पढ़ा है, हम लोग सिजविक का सिद्धांत पढ़े हुए हैं, इसलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है। कौन? 3D में 0 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये s इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा और जंप लगा करके और ये D में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3s1, 3p3, 3d1 ऐसा। sp3d इस तरह की आकृति होगी और इसको हम लोग वो नहीं दिखा सकते बोर्ड पे, इसकी आकृति को ऑर्बिटल से कट करते हुए, इसलिए ऐसा हम लोग देख रहे हैं। यदि आप चाहेंगे कि हम लोग ऐसे sp3d2 को देखें तो उसमें पहले स्क्वायर बनेगा ऐसा, sp3d2 ये ऐसा बनेगा sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल। देख रहे हैं ना, sp3 का अर्थ क्या होता है? अब इसका ये जो पिरामिड है, ये जो तीनों जो हैं, इसका एंगल तो 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। और ये जो है ये 90 डिग्री पर गड़ा है ऊपर से। जैसे आप ये त्रिभुज हो गया ऐसे ऐसे, और ऊपर से वो ऐसे, तो ये भी 90 का बनाएगा, नीचे वाला भी 90 का बनाएगा, तो ये 90 है। इसी तरह ये 90 का हो गया और ये भी 90 का बनाएगा, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 के ही होंगे, बॉन्ड एंगल 90 के ही होंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड एंगल होंगे, एक 120, 101, 90। इसको SF, S को यहाँ मान लिया, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऐसे यदि हम लोग चाहें तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जैसे ये त्रिभुज पाई पिरामिड, चतुर्भुज पाई पिरामिड, ऐसे पंचभुज। देखो यह है sp3d3, इसमें ये पंचभुज होता है। I F7 F F F F F, यहाँ पर I
और ये पिरामिड आई आई, इसको बोलते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में ये पेंटागोन बना हुआ है, बाई पिरामिड तो 90 डिग्री का, और पेंटागोनल, पेंटागोनल का अर्थ है 5, तो कोई 72 डिग्री का कोण होगा, ये एंगल जो होगा वो होगा 72 डिग्री का, और ये होगा 90 डिग्री का। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होंगे, बॉन्ड एंगल दो प्रकार के, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, लाइक दिस। ये IF7 है, sp3d3, sp3d2, sp3d, sp2, sp3। तो संकरण क्या है, संकरण की क्या विशेषताएं हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, उसको आपने देखा। अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।